ध्यान दो इधर। तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में आपका कोलाइडी रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि मेनली आज तो हम लोग को पढ़ना है कोलाइड का गुण। इससे पहले लेक्चर में हम लोग कोलाइड क्या होता है, कोलाइड का प्रकार, और उसके बाद हम लोग कोलाइड बनाने की विधि और कोलाइड का शोधन, ये 4 टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड कणों के गुण, ठीक है, कि कोलाइड के क्या क्या गुण होते हैं, और उनमें से मुख्यतः प्रमुख गुण है सबसे पहला आपका ब्राउनी गति, दूसरा है आपका क्या टिंडल प्रभाव, और तीसरा है आपका वैद्युत कण संचलन। मेनली 3 गुणों के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से जानना है। इसके अलावा हम लोग स्कंदन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ रक्षण क्षमता किसे कहते हैं, गोल्ड नंबर किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का अंत करते हुए कोलाइड का क्या क्या उपयोग है। क्लियर है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कोलाइडों के गुण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला कोलाइड जो रहता है, हेडिंग डालो तो चलो, कोलाइडों के गुण या कोलाइड के गुण। सबसे पहला गुण देखो, कोलाइड का सबसे पहला गुण है इसका विषमांगी प्रकृति। क्या? विषमांगी प्रकृति। जो कोलाइड होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं। विषमांगी तंत्र होता है जिसमें 2 स्पष्ट व्यवस्था होता है, एक तो परिक्षेपण माध्यम होता है, एक होता है कि आपका परिक्षेपण माध्यम, और एक होता है आपका परिक्षिप्त प्रवस्था। क्या होता है? परिक्षिप्त प्रवस्था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एक होता है परिक्षेपण माध्यम और एक होता है आपका परिक्षिप्त प्रवस्था। जैसे परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में उपयोग कर रहा हूँ मैं किसका? गोल्ड का, और परिक्षेपण माध्यम उसको घोलने के लिए उपयोग कर रहे हैं किसका? जल का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहला गुण है क्या? विषमांगी प्रकृति के होते हैं। कोलाइड क्या होते हैं? विषमांगी प्रकृति के। दूसरा गुण देखो, कणों का आकार, ठीक है, ध्यान देना जी, कणों का आकार। कोलाइड कणों का जो आकार रहता है विलयन से क्या होता है आपका? ज्यादा। विलयन से क्या होता है? ज्यादा। और निलंबन से क्या होता है? कम। निलंबन से क्या होता है आपका? कम, ठीक है, निलंबन से क्या होता है आपका? कम, ठीक है। कोलाइड कणों का जो आकार है, ठीक है ना, वो क्या होता है? विलयन से ज़्यादा। विलयन का कितना होता है? 1 नैनोमीटर, और इसका होता है 1 से 1000 नैनोमीटर, और इसका क्या होता है? 1000 नैनोमीटर से अधिक। 1000 नैनोमीटर से अधिक। तो कोलाइड का पहला गुण हो गया क्या? विषमांगी प्रकृति। दूसरा गुण हो गया क्या? कणों का आकार। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा गुण देखते हैं। तीसरा गुण है आपका क्या? अणुसंख्यक गुणधर्म। अब ये नया लगा होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म हम लोग मेनली पढ़ते हैं विलयन चैप्टर में। कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? विलयन चैप्टर में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हिमांक में अवनमन। ध्यान समझना, वर्ड सुनना। हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना, एक फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, ठीक है, जिसमें वो बर्फ हम कन्वर्ट होते हैं उसमें क्या होना? कमी होना। कोई विलयन है या कोई कोलाइड है, जिस ताप पर वो क्या बनता है? बर्फ बनाता होगा, ठोस अवस्था में आता होगा। द्रव से कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो उसमें मान लो मैं कमी कर दूं, जैसे नॉर्मल जल है, जल का कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई बर्फ जमता है, मान लो उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दूं, ध्यान समझना, कोई ऐसा पदार्थ मिला दूं जिसके कारण वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जमे ही ना बर्फ, समझना इसका उपयोग क्या होता होगा। ये विलयन चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ध्यान समझना, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो कि उनके अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। विलयन के ऐसे गुणधर्म जो उनकी अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, उसे अनुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर है? पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे उस चैप्टर में। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे तुम कश्मीर में, ध्यान देना, अपना कार ले गए, अब कश्मीर में बर्फबारी होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वहाँ जो रेडिएटर रहता है गाड़ी का, ठीक है, कार का जो रेडिएटर है उसमें पानी भरा रहता है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, गाड़ी चालू हो पाएगा क्या? नहीं। तो हमको क्या करना है? उसके हिमांक में कमी करना है। मतलब जो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ जमता है उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिलाओ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर आ जाए तो भी पानी जमे ना। समझ आ रहा है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं उसमें। क्या मिलाते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल। तो हिमांक में उसके क्या कर दिए? कमी कर दिए। क्या कर दिए? कमी। तो इसको क्या बोलूँगा? हिमांक में अवनमन। एक होता है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। दाल पकाते हैं, ठीक है, दाल पकाते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं ताकि जल्दी से क्या हो जाए? आपका दाल बन जाए। तो वहाँ पास क्या किया? उसके बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि किए, तो क्वथनांक में क्या हो गया? उन्नयन। पढ़ोगे इन सबको, मैं एग्जांपल देकर एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, कम से कम 20-30 दिन पढ़ेंगे, 20 दिन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। विलयन चैप्टर 20 दिन चलता है। क्लियर है? और बहुत ज़्यादा मास्टरी करना है उस चैप्टर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं से आएगा, ठीक है, खासकर अभी त्रैमासिक में। क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर है? हिमांक में अवनमन है, क्वथनांक में उन्नयन है, इसके अलावा परासरण दाब, ये सब जो टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है ना, ये मेनली हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए? विलयन के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? विलयन।
यहाँ तक क्लियर है। और जो हमारा कोलाइड होता है ना, कोलाइड में इन सभी का मान क्या होता है, कम। कोलाइड में इनका मान क्या होता है, कम। मान क्या होता है, कम, क्योंकि ये सभी जो गुण हैं वो किसके हैं, विलयन के गुण हैं। किसके गुण हैं, विलयन के गुण। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो इनके मान क्यों होते हैं कम, विलयन के लिए ये सभी गुण। असल में क्या होता है, जो कोलाइड कण है, कोलाइड कण का आकार कितना है, 1 से 1000 नैनोमीटर है। यानी अनुभार क्या हो गया, उच्च हो गया। अनुभार क्या हो गया आपका, उच्च। अनुभार उच्च होने के कारण इनका ये सब जो गुण है उसके मान में क्या आ जाता है, कमी। और चूंकि विलयन का जो अनुभार होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर है। कणों का आकार बहुत छोटा है, मतलब अनुभार भी क्या होगा, एकदम ही कम होगा। इस कारण वो ये सभी गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो अनुसंख्यक गुणधर्म, बस इतना ही जानो कि अनुसंख्यक गुणधर्म का मान कोलाइड के लिए क्या होता है, कम, क्योंकि उनका अनुभार क्या होता है, अधिक। क्या होता है, अधिक। लाइन एक लाइन में खत्म। क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोलाइड विलयनों के अनुसंख्यक गुणधर्म जैसे कि हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब, इन सभी का मान क्या होता है, कम, क्योंकि इनका अनुभार क्या होता है, ज़्यादा। अनुभार क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि विलयन से भी ज़्यादा होता है इसके कणों का आकार। तो साइड, अरे सोचो ना, इसका कण का आकार छोटा है, इसके कण का आकार बड़ा है, तो भार किसका ज़्यादा होगा, इसका ना। यदि इसका भार ज़्यादा है तो अनुसंख्यक गुणधर्म क्या दिखाता है, कम दिखाता है। क्या दिखाता है, कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कितना तुम लोग पढ़ लिए गुण अभी तक, 3। सबसे पहले क्या पढ़ लिए, विषमांगी प्रकृति। दूसरा क्या पढ़ लिए, कणों का आकार। तीसरा क्या पढ़ लिए, अनुसंख्यक गुणधर्म। चौथा देखो, रंग। क्लियर है ना। कोलाइड का जो रंग रहता है वो उसके कणों के आकृति के आधार पर निर्भर करता है। किसके आधार पर निर्भर करता है, कणों की आकृति पर निर्भर, क्योंकि कोलाइड कणों का आकार कितना से कितना नैनोमीटर है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर। क्लियर है ना, एक रेंज है, इस रेंज में है। तो ध्यान से समझना, जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो रंग भी क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। क्लियर है। जैसे गोल्ड सॉल्व बनाया मैं, ठीक है, गोल्ड सॉल्व बनाया हूँ, मतलब जो सोना था उसको किस में घोले हैं हम लोग, पानी में। ठीक है। परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल, और परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है आपका, गोल्ड। तो गोल्ड सॉल्व में जैसे जैसे मान लो छोटा कण था, ठीक है, मान लो छोटा कण था, फिर उसके बाद बड़ा कण, उससे और बड़ा कण, ऐसा कणों का आकार जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो इसका रंग का मान भी क्या होते जाता है, चेंज। जैसे सबसे छोटा कण रहा होगा तो कौन सा रंग रहता है, लाल रंग। लेकिन जैसे जैसे गोल्ड के कणों का आकार यदि मैं बढ़ाऊँ तो उसका जो रंग है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, नीला में। क्लियर है कि नहीं। मतलब रंग जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपके साइज के, इसके साइज के। साइज यदि बढ़ते जाएगा तो रंग भी क्या होते जाता है, आपका चेंज होते जाता है। क्लियर है। उदाहरण दे दिया किसका, गोल्ड सॉल्व का प्रारंभ में रंग रहता है, तुम लोग पढ़े थे, गहरा लाल भूरा रंग ऐसे करके पढ़े थे, ठीक है, सॉरी, लाल रंग है जैसे कि, तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका नीला में। क्लियर है, समझ आया कि नहीं ये। क्लियर है। तो कितना गुण पढ़ लिया अभी तक, 4। अब पांचवा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे गुण है वो है आपका ब्राउनी गति। क्या है, ब्राउनी गति। ठीक है। ब्राउनी गति का खोज ध्यान से समझना, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। ब्राउनी गति, ठीक है, किसने किया है खोज इसका, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है ना, 1827 में। किसमें किया है, जब जल में परागकण गति कर रहा था, जल में जो आपका परागकण क्या कर रहा था, गति कर रहा था, तो उनकी गति को देखा, उसकी गति को बोला क्या, वो ब्राउनी गति। क्या बोला, ब्राउनी गति। यहाँ तक क्लियर है। अब ब्राउनी गति को क्या बोला जाता है, कोलाइड कणों का यह गतिज गुण है। क्या है ये, गतिज गुण। भूलना नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोलाइड कणों का गतिज गुण किसको बोलते हैं, ब्राउनी गति को। किसको बोलते हैं, ब्राउनी गति को। जैसे कि मैं एक पात्र लिया हूँ, ठीक है, इस पात्र में क्या है, ध्यान समझना, ये आपका कोलाइड के कण है। ये कोलाइड के कण क्या करते हैं, अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। ठीक है। जैसे एक कोलाइड कण है, वो दूसरे से फट से टकराया, दूसरे से टकराएगा तो इधर इसका दिशा बदल गया, फिर इससे टकराया तो इधर गति बदल गया। समझ आ रहा है ना। तो टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में क्या कर रहे हैं, इस तरीके से गति करते रहता है। क्लियर ना। तो ये जो गुण है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। क्लियर है कि नहीं। ठीक है। जब हम लोग कोई विलयन रहता है, ध्यान से समझना, हमारा जो कोलाइड सॉल्यूशन है, तो कोलाइड सॉल्यूशन को जब हम लोग क्या करते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो ये इसके कण रहते हैं, वो क्या करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और ये जो गुण है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। ठीक है। इसमें क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम के जो अणु रहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें जो परिक्षेपण माध्यम के अणु जो रहते हैं वो कोलाइड कणों पर असमान रूप से क्या करते हैं, दाब उत्पन्न करते हैं। इसके कारण ये इधर उधर क्या करते रहता है, गति करते रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया ये। ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पास मान लो ये देखो, ये परिक्षिप्त प्रवस्था है, वाइट वाला जो है वो परिक्षिप्त प्रवस्था है, और यहाँ पास मैं रेड कलर से बना देता हूँ, ये क्या है आपका
परिक्षेपण माध्यम है। क्या है? परिक्षेपण माध्यम। क्या है? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। और ये जो व्हाइट वाला है वो क्या है आपका? परिक्षिप्त प्रवस्था है। क्या है? परिक्षिप्त प्रवस्था। तो परिक्षिप्त प्रवस्था वाले जो कण हैं जैसे ही इसमें टकराए देख तो फट से दूसरा दिशा में फिर टकराएंगे, फिर इधर उधर, समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से वो क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाता है। क्लियर है कि नहीं? यानी परिक्षेपण माध्यम के जो अणु रहते हैं वो कोलाइड कणों के ऊपर असामान्य रूप से क्या करते हैं? टकराते रहते हैं असमान रूप से। इसके कारण ये कैसा गति करने लगता है? जिग जैग मोशन। क्या करने लग जाता है? जिग जैग मोशन। और इस गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ब्राउनी गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। भूलोगे थोड़ी अब, ठीक है? 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ब्राउनी गति का महत्व क्या है? ठीक है, महत्व लिखो। सबसे पहला महत्व है ये, ठीक है, आपका अनुगतिक सिद्धांत का व्याख्या करता है। अनुगतिक सिद्धांत का क्या करता है? ये व्याख्या करता है कि जो कण होते हैं वो इधर उधर क्या हो रहते हैं? घूमते रहते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, ब्राउनी गति जो रहता है, ध्यान से समझना, ये स्थायित्व के लिए, कोलाइड विलयन के स्थायित्व के लिए क्या है? उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? स्थायित्व के लिए। कैसे स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है? ध्यान से देखो, इसमें परिक्षिप्त अवस्था जब ऐसे टकरा रहे हैं तो इधर उधर गति कर रहे हैं। यदि नहीं टकराता तो ये नीचे गुरुत्वीय बल के प्रभाव में आकर क्या हो जाता? नीचे में इसका बैठ जाता, निस्यंद बन जाता, अवक्षेपण बन जाता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं जब ब्राउनी गति हो रहा है तो जो परिक्षिप्त प्रवस्था के कण हैं वो इधर उधर क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं और नीचे तल पर गुरुत्व बल के प्रभाव से बैठ नहीं रहे हैं। मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन क्या है? कोलाइड है, वो क्या है? आपका स्थायी रह पा रहा है। क्या रह पा रहा है? स्थायी। तो स्थायित्व के लिए जिम्मेदार कौन है? आपका ब्राउनी गति। पहला तो क्या बोला हूँ? अनुगतिक सिद्धांत का व्याख्या करता है। दूसरा क्या बोला हूँ? स्थायित्व के लिए क्या है? उत्तरदायी। क्योंकि ब्राउनी गति के कारण जो परिक्षिप्त प्रवस्था के कण है या कोलाइड कण है नीचे बैठते नहीं है। क्लियर है? तीसरा देखो, ठीक है, ब्राउनी गति जो रहता है वो एवोगाड्रो संख्या के निर्धारण में सहायता करता है। एवोगैड्रो नंबर सुने होंगे? एवोगैड्रो संख्या के निर्धारण में मदद करता है। निर्धारण में मदद करता है। क्लियर है? तो ब्राउनी गति क्या है? इसका महत्व लिखिए करके आएगा। ठीक है, तो हमेशा कभी भी आएगा, दिमाग लगाना, चाहे 2 नंबर रहे चाहे 1 नंबर। पहले ब्राउनी गति क्या है, किसने खोजा, एग्जाम्पल, उसके बाद उसका डायग्राम और उसका महत्व। पूछे चाहे मत पूछे, लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। क्लियर है? जब पूरा लिखोगे तभी पूरा नंबर मिलता है। क्लियर है? एक लाइन में लिख दोगे टेढ़ी मेढ़ी गति को, कोलाइड कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं, खत्म, नंबर नहीं दूंगा मैं। समझ रहे हो ना? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था, जल में पराग कणों की गति को देखा था, ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसका महत्व भी लिखोगे, तब पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर है? तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन ही आएगा ना, और छोटे क्वेश्चन को पूरा डील किया करो। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट तब आएगा जब तुम लोग लगातार टेस्ट दिलाओगे, लिखोगे। ठीक है? लिखना सीखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? तो ये है आपका क्या? गतिज गुण। क्या था? गतिज गुण। अब कोलाइड कणों का 7वां नंबर का प्रॉपर्टी है आपका क्या? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। वो पुराना वाला जो था वो क्या था? आपका गतिज गुण था। अब ये वाला है आपका प्रकाशीय गुण। क्या है ये? प्रकाशीय गुण। क्या है आपका? प्रकाशीय गुण। कैसे लिखोगे? टिंडल प्रभाव कोलाइड कणों का प्रकाशीय गुण है। क्या है? प्रकाशीय गुण। अब इसमें क्या होता है, ध्यान समझना। मान लो एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में हम लोग किसको रखे हैं? कोलाइड कणों को रखे हैं। किसको रखे हैं? कोलाइड कणों को रखे हैं। अब कोलाइड कणों से मान लो हम लोग किसी प्रकाश किरण को गुजारते हैं। कोलाइड कणों से किसको गुजारते हैं हम लोग? मान लो प्रकाश कण को गुजारते हैं ना। ठीक है, प्रकाश कणों को जब हम लोग गुजारेंगे, ध्यान से समझना, प्रकाश कणों को जब गुजारते हैं तो हमको इस तरीके से ना, कोलाइड कणों के मार्ग में एक चमक उत्पन्न होता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होता है। क्लियर है कि नहीं? कोलाइड कणों के मार्ग हम लोगों को एक प्रतिदीप्ति, ऐसा चमक टाइप का, ठीक है, उत्पन्न होता है। क्लियर है? किससे देखोगे? जब सूक्ष्मदर्शी लगाओगे यहाँ पास, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब, ऐसा करके बता रहे हैं। क्लियर है? जस्ट ऐसे समझो कि जिन लोगों का घर छानही वाला होगा वो लोग देखे होगे जैसे, या फिर जिसके घर में वेंटिलेशन होगा तो एकदम मस्त लाइट आता है एक लाइन से, और उसमें छोटे छोटे धूल के कण ऐसे उड़ते रहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? सेम टू सेम वैसे ही
तो ध्यान से समझना, जब हम लोग क्या करते हैं किसी कोलाइड कण से प्रकाश किरणों को गुजारते हैं, किसको गुजारते हैं, प्रकाश किरणों को प्रवाहित करते हैं, तो ये जो प्रकाश का मार्ग है वो चमकने लग जाता है। प्रकाश का मार्ग क्या होने लगता है, चमकने लगता है। और ये जो इफेक्ट है तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और यहाँ पास जो कोण बना, एक शंकु बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल कोण। क्या बोलते हैं, टिंडल कोण, ठीक है ना, टिंडल एंगल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब ध्यान से समझना, प्रकाश किरण कौन से रूप में आता है, तरंग के रूप में आता है। कौन से रूप में आता है, तरंग के रूप में, ठीक है। तो जो प्रकाश के कण का आकार है, सॉरी कोलाइड के कण का आकार है, वो अपेक्षाकृत क्या होना चाहिए, तरंग से ज़्यादा होना चाहिए। जब तरंग से ज़्यादा होगा तो अभी वो क्या करेगा, ऐसे इसको विवर्तित करेगा। क्लियर है ना? मान लो इसका आकार जो रहता, कोलाइड कण का जो आकार है, ठीक है ना, वो क्या रहता, छोटा रहता, तो ऐसा आता प्रकाश का किरण और यहीं पास ऐसे सीधा निकल जाता। क्लियर है ना? इस प्रकार का कोण बना पाता क्या, नहीं। समझ आ रहा है? तो सबसे पहला जरूरी शर्त ये रहता है कि ये जो कोलाइड कण है, ठीक है, उसका जो आकार है, आने वाला जो आपका प्रकाश तरंग है, उससे क्या होना चाहिए, उसका व्यास थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, टिंडल शंकु क्या होता है, समझ आया? ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो हमारा ध्यान देना, ठीक है, क्या होता है, कोलाइड रहता है, कोलाइड कणों पर जब प्रकाश को गुजारा जाता है, प्रकाश कणों को क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, तो यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, प्रकाश और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और इसमें जो कोण बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, टिंडल कोण। क्या बोलते हैं, टिंडल कोण। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया है? ठीक है भाई। अच्छा, वास्तविक विलयन जो रहता है, मैं तो बात कर दिया किसका, कोलाइड का। किसका बात कर दिए, कोलाइड का। मान लो हम लोग बात करते हैं किसका, विलयन का। विलयन में कणों का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। और मैं क्या बोला हूँ, इसका जो आकार रहता है वो क्या रहता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य। चूंकि इसके कणों का आकार कम रहता है, इस कारण ये क्या करता है, प्रकाश किरण आता रहता है, उसको ऐसे विवर्तित कर नहीं पाता। क्लियर है ना? इस कारण जो तुम्हारे वास्तविक विलयन होते हैं, ध्यान से समझना। क्या हो गया, कंझट मत किया करो, पढ़ा रहा हूँ ना, IMP टॉपिक है तो चुपचाप सुना करो। हंसने के लिए पूरा साल है, फिर मैं हंसाऊंगा भी, रुलाऊंगा भी, कुछ नहीं हो सकता रे तुम लोग का। यहाँ तक क्लियर है जी? टिंडल इफेक्ट क्या होता है, क्या बोलूँ, लगता है ना, ठीक है। हाँ, हंस लो हंस लो, कुछ देर बाद मैं पूछूंगा, ठीक है, फिर मैं हंसूंगा और तुम लोग रोगे, ठीक है। चलो, एकदम से ना, समझ रहे हो ना, एकदम उत्प्रेरित मत करो मेरे को, उत्प्रेरक बन करके, नहीं तो मैं भी अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दूंगा। अभी तक इफेक्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, तो क्या क्या शर्तें होती हैं आपका टिंडल प्रभाव दर्शाने के लिए। सबसे पहला शर्त क्या रहता है कि जो परिक्षिप्त कणों का व्यास है, परिक्षिप्त प्रवस्था वाले कणों का जो व्यास है, ठीक, कणों का व्यास प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम नहीं होना चाहिए। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम नहीं होना चाहिए। पहला, तरंग दैर्ध्य से कम नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रकाश का इस तरीके से आ रहा है, इसका जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, इसके वेवलेंथ से, ध्यान समझना, इसके वेवलेंथ से ज़्यादा बड़ा ही होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, इसके प्रकाश के कणों को क्या कर सकेगा, स्कैटर्ड कर पाएगा, विवर्तित कर पाएगा। यदि छोटा आकार रहता तो विवर्तित कर पाता क्या, नहीं। क्लियर है? सबसे पहला तो ये जरूरी शर्त है। दूसरा देखो, अपवर्तनांक में अधिक अंतर होना चाहिए। किसके किसके, परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर होना चाहिए। किसमें अंतर होना चाहिए, अपवर्तनांक में। क्लियर है? परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में क्या होना चाहिए, आपका अंतर होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो प्रकाश का प्रकीर्णित, इससे क्या होगा, जो हमारा प्रकीर्णित प्रकाश होगा उसका तीव्रता अधिक होगा, इंटेंसिटी क्या होगा। तो जब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में यदि अंतर रहेगा, ठीक है, तो प्रकीर्णित प्रकाश का जो तीव्रता रहता है वो क्या रहता है, आपका अधिक रहता है। क्लियर है? ये दो टॉपिक याद रखना है तुम लोगों को। शर्त में सबसे पहला शर्त क्या बोला हूँ, परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का व्यास तरंग दैर्ध्य से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। क्या होना चाहिए, ज़्यादा, कम बस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा क्या बोला हूँ, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम का बीच का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, अधिक, यानी कि एक का अपवर्तनांक ज़्यादा और एक का अपवर्तनांक थोड़ा सा कम। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, जो इंटेंसिटी रहेगा, लाइट का इंटेंसिटी, ठीक है ना, ध्यान से देखना, प्रकाश का मात्रा, प्रकाश का तीव्रता अलग अलग चीज़ है ना,
क्लियर है? प्रकाश का मात्रा और प्रकाश का तीव्रता क्या है आपका अलग अलग चीज़। जैसे सुबह के टाइम में प्रकाश तो आ रहा है लेकिन उसका तीव्रता ज़्यादा है क्या? नहीं। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा टाइप का प्रकाश का मात्रा, ठीक है, उसका तीव्रता और उसका क्वालिटी, ये तीनों चीज़ मैटर करता है। क्लियर है? तो ध्यान देना, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होता है? अंतर रहेगा तो ज़्यादा होता है। उसके अलावा एक और चीज़ जानना, प्रकीर्णन की जो मात्रा रहता है, कितना वो फैलेगा, ठीक है, वो उसके तरंग दैर्ध्य के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि बैगनी रंग है, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। बैगनी रंग है, उसका तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे कम। यदि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो वो फैलेगा सबसे ज़्यादा। इसी कारण आकाश का रंग क्या होता है आपका? नीला। क्लियर है कि नहीं? यानी तरंग दैर्ध्य उसका कम है तो उसका प्रकीर्णन का मात्रा क्या होता है आपका? ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और उसके अलावा और एक चीज़ याद रखना कि द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड, वो टिंडल इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से दिखाते हैं, ज़्यादा अच्छे से टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो क्या क्या शर्त होना चाहिए बोला हूँ मैं? परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार क्या होना चाहिए? तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा होना चाहिए। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था के मध्य अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होना चाहिए बोला हूँ। और प्रकीर्णन का मात्रा तरंग दैर्ध्य से क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब तरंग दैर्ध्य का मान जितना कम, प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा। तो टिंडल जो शंकु रहेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से बनेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब इसका ध्यान समझना, इसका क्या क्या महत्व है। ठीक है, टिंडल प्रभाव जो पढ़ रहे हो इसका क्या महत्व है? तो सबसे पहला महत्व ये है कि इसके द्वारा, टिंडल इफेक्ट के द्वारा तुम वास्तविक विलयन में और कोलाइड में अंतर कर सकते हो कि कौन सा कोलाइड है और कौन सा विलयन है। क्लियर है? जो कोलाइड रहेगा वो टिंडल शंकु बनाएगा और जो नहीं रहेगा वो टिंडल शंकु नहीं बनाएगा। पहला महत्व जान डाले। दूसरा, ये कोलाइड का विषमांगी प्रकृति का व्याख्या करता है। विषमांगी प्रवृत्ति है, यानी परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था समांगी रूप से रहते तो तरंग दैर्ध्य जो रहता, ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य के समान रहता, यानी इस तरीके से रहता। ध्यान से समझना, विषमांगी प्रकृति है मतलब क्या है? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार जो है वो उनमें क्या है? अंतर है। क्या है? अंतर। समांगी प्रकृति रहता, समान अणुओं का आकार क्या रहता? समान रहता। क्या रहता? समान। तो विषमांगी प्रकृति का भी व्याख्या करता है। दूसरा क्या बोला हूँ मैं? विलयन से कोलाइड किस तरीके से अलग है इसके बारे में भी बताता है। उसके अलावा क्या बोल सकते हो? जो तुम्हारा धूमकेतु रहता है या पुच्छल तारा रहता है जो निकलता है, तो उसका जो पुंछ बनता है ना, उसका बनने का कारण भी क्या रहता है? आपका टिंडल इफेक्ट रहता है। क्या रहता है? टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका महत्व। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे दे दोगे? समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या फिर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो टिंडल इफेक्ट से इसको समझाना। दूसरा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि धूमकेतु या पुच्छल तारा जो रहता है वो चमकते हुए हमको प्रतीत होता है, उसका जो पुंछ रहता है, तो उसका कारण क्या है? टिंडल इफेक्ट है। क्या है? टिंडल इफेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और ये सब जो घटना हो रहा है किसके कारण हो रहा है? आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग अभी पढ़ डाले किसके बारे में? टिंडल इफेक्ट के बारे में। हम लोग मेनली कौन कौन सा पढ़े हैं? ब्राउनी गति, और दूसरा क्या हो गया आपका? टिंडल इफेक्ट। अनुसंख्यक गुणधर्म भी पढ़े थे, रंग भी पढ़े थे, ठीक है, विषमांगी प्रकृति भी पढ़े थे, कणों का आकार, ऐसे करके सातवां गुण था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा गुण रहता है, ठीक है, नेक्स्ट गुण के बारे में बात करते हैं। ये है आपका वैद्युत कण संचलन। क्या है? वैद्युत कण संचलन। इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। कोलाइड कणों का, ठीक है, कोलाइड कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन ही क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन। क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन। जैसे कि मैं एक बर्तन लिया, ठीक है, इस बर्तन में हम लोग क्या किए हैं? ध्यान देना, एक बर्तन है, इस बर्तन में हम लोग लगा दिए क्या? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक तो है आपका ऋण और एक हो गया आपका धन, ठीक है। ऋणात्मक आवेश वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अभी यहाँ पास क्या बोल रहे हैं इसको? ऋण वाले को क्या बोल रहे हैं जी? चलो बताओ। ऋण वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। और प्लस वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। अब यहाँ पास मैं क्या किया? ध्यान से समझना, यहाँ पास हम लोग बहुत सारा ऐसा कोलाइड विलयन भर दिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कोलाइड विलयन मान लो आपका ऋणात्मक कोलाइड हो। क्या हो? ऋणात्मक कोलाइड हो। तो ऋणात्मक कोलाइड किधर जाएगा? आपका धन की ओर जाएगा। किधर जाएगा? धन की ओर जाएगा। मान लो ये ऋणात्मक हो कोलाइड तो किधर जाएगा? धन की ओर। और धनात्मक कोलाइड होगा तो किधर जाएगा? ऋण की ओर। जब ऋण कण जाएगा, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलोगे? ऋण कण संचलन। क्या बोलोगे? ऋण कण संचलन। और मान लो धनात्मक कोलाइड जाएगा तो उसको क्या बोलोगे? धन कण संचलन। क्या बोलोगे?
धन कण संचलन। अब धन कण संचलन होगा तो वो किधर जाएगा, प्लस चार्ज है वो किधर जाएगा, कैथोड की ओर। और ऋण कण संचलन होगा तो वो किधर जाएगा, एनोड की ओर। किधर जाएगा, एनोड की ओर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मतलब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोड के प्रभाव के कारण या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कोलाइड कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन क्या कहलाता है, आपका वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन के कारण धन आयन वाले जो कोलाइड रहते हैं धन कण संचलन द्वारा कैथोड की ओर गति करते हैं, और ऋण आयन वाले जो आपके कोलाइड होते हैं वो ऋण कण संचलन द्वारा किधर गति करते हैं, एनोड की ओर गति करते हैं। किधर गति करते हैं, एनोड की ओर गति करते हैं। क्लियर है। और एनोड की तली में जाकर के या कैथोड की तली में जाकर के क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और ये जो गुण है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वैद्युत कण संचलन। क्या बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन। एग्जाम्पल जैसे कि देखो AH2S3 आर्सेनिक सल्फाइड है। क्या है आपका, आर्सेनिक सल्फाइड। ये जो आर्सेनिक सल्फाइड है इसमें रहता है ऋणात्मक आवेश। क्या रहता है, ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश रहेगा, ऋणात्मक आवेश। तो ये वैद्युत कण संचलन करेगा। वैद्युत कण संचलन करके किधर जाएगा, चलो बताओ, ऋणात्मक वाला किधर जाएगा, धनात्मक की ओर। धनात्मक को क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। चूंकि ऋण वाला था इसमें आवेश तो ऋण कण गया होगा किधर, एनोड की ओर। तो ये क्या किया होगा, ऋण कण संचलन। क्या किया होगा, ऋण कण संचलन। क्लियर है ना। ऋण कण संचलित करते हुए क्या कहाँ गए होंगे, एनोड की ओर गए होंगे। क्लियर है ना। अब इसका महत्व क्या है, वैद्युत कण संचलन का महत्व क्या है। कोई भी कोलाइड है तो उसमें कौन सा आवेश है उसको जान सकते हो, कोलाइड में कौन सा आवेश है उसको जान सकते हैं। और इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं स्कंदन में। किसमें उपयोग कर सकते हैं, स्कंदन में। तो दो महत्व याद रखना है कि कोलाइड कणों पर आवेश ज्ञात करने के लिए इसका महत्व है, और दूसरा है क्या, स्कंदन करने में। किसमें, स्कंदन करने में। क्लियर है। तो मेनली कितना गुण हो गया आपका कोलाइड कणों का, 3। सबसे पहला ब्राउनी गति, दूसरा टिंडल प्रभाव, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ लिए, वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंग्लिश में नाम आता है कई बार, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है समझाइए करके। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कंदन। अब ये नया टॉपिक है ना, स्कंदन या उर्णन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, उर्णन। स्कंदन या उर्णन क्या है, जब हम लोग कोई कोलाइड विलयन है हमारा, ध्यान समझना, हमारा ये कोई कोलाइड विलयन है, इस कोलाइड विलयन में, ठीक है, इस कोलाइड विलयन में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं, क्या डालते हैं, विद्युत अपघट्य। ये हमारा क्या है, कोलाइड है, और इस कोलाइड में जब हम लोग क्या डालते हैं, कोई विद्युत अपघट्य, तो जो तुम्हारे कण रहते हैं वो कहाँ पास आकर बैठ जाते हैं, तली पर आकर के बैठ जाते हैं। क्लियर है ना। और ये जो घटना है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्कंदन। क्या बोलते हैं, स्कंदन। क्लियर है ना। जब कोलाइड विलयन में किसी विद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है तो उसके जो कण रहते हैं, कोलाइड कण रहते हैं, वो अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित। और इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्कंदन या उर्णन। क्या बोलते हैं, स्कंदन या उर्णन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है तुम्हारा आर्सेनिक सल्फाइड है AH2S3, ठीक है ना। इसमें कौन सा चार्ज होता है, आपका माइनस चार्ज है, ऋणात्मक कोलाइड है। ये क्या है आपका, ऋणात्मक कोलाइड। अब जब मैं इसमें, ध्यान समझना ना, जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड, इसका विलयन डालेंगे, ठीक है, जो कि क्या है आपका विद्युत अपघट्य है। ये देखो ये कोलाइड है आपका, ध्यान से समझना ना, AH2AS3 का हम लोग कोलाइड रखें। इस कोलाइड में हम लोग क्या किए, ये ऋणात्मक है, मान लो इसमें कौन सा चार्ज मिला दूं, प्लस, तो उदासीन होकर के अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा। तो हम लोग अवक्षेप डालने, ध्यान से समझना, अवक्षेप उत्पन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं, स्कंदन करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई विद्युत अपघट्य को डाल रहे हैं, चाहे वो NaCl डालूँ चाहे BaCl2 डालूँ। मैं किसको डालूंगा, BaCl2 को डाल रहा हूँ, समझने का कोशिश करना। किसको डाल दिया हम लोग, BaCl2 को। BaCl2 को डालूंगा तो Ba में ही है आपका क्या, 2+ चार्ज, और ये कौन सा चार्ज है आपका, माइनस चार्ज। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कारण एक आपका बन जाएगा विद्युत उदासीन कण AH2S3, ये क्या है S3- और ये Ba2+, ये एक प्रकार का क्या बन गया, उदासीन कण बन जाता है। क्या बन जाता है, उदासीन कण। और ये उदासीन कण कहाँ, नीचे तली में आकर के क्या हो जाता है, आपका जमा हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं आपका क्या, स्कंदन या उर्णन। क्या बोलते हैं, स्कंदन या उर्णन। क्लियर है ना। अच्छा, ये जो विद्युत अपघट्य है इसके कारण क्या हो रहा है, स्कंदन हो रहा है। तो ये जो विद्युत अपघट्य है इसको हम लोग बोलते हैं स्कंदन कारक। क्या बोलते हैं, स्कंदन कारक। क्लियर है। इसको क्या बोला जाता है, स्कंदन कारक। अब इसका एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है, ध्यान समझना। नदी के ध्यान समझना, नदी जहाँ पास कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है। नदी और समुद्र जिस जगह पर मिलता है उस जगह को बोलते हैं डेल्टा।
क्या बोलते हैं, डेल्टा। और डेल्टा जो रहता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ जमीन होता है, क्लियर है ना। जैसे सुंदरवन जो बना है बंगाल की खाड़ी, समझ रहे हो ना, पश्चिम बंगाल एरिया में, ठीक है। सुंदरवन का नाम सुनेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है वहीं, क्लियर है। तो वहाँ पास का जो वनस्पति है बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपका उपजाऊ भूमि होने के कारण वनस्पति का मात्रा क्या है, प्रचुर है। तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता होगा, इसी स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा होता है। कैसे होता है, ध्यान से समझना। असल में क्या होता है, जो आपका रेत के कण होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं। क्या होते हैं, ऋण आवेशित। ध्यान समझने का कोशिश करना ना, ठीक है। ऐसे समझो, ये आपका रेत के कण है, ठीक है ना। रेत के क्या है, कण है, उसमें कौन सा आवेश है, और ऋण आवेश है। रेत के कण इधर जा रहे हैं ना, नदी ऐसे बहते हुए गए, और ये क्या है, आपका पूरा समुद्र है। क्या है, समुद्र। और समुद्र में विभिन्न प्रकार के सोडियम, मैग्नीशियम, इन सभी के लवण है। Na+ चार्ज होगा, मैग्नीशियम प्लस चार्ज होगा, कैल्शियम प्लस चार्ज होगा। यानी कि यहाँ पास क्या उपस्थित है, आपके धनावेश उपस्थित है। क्या उपस्थित है, धनावेश। और यहाँ पास कौन से उपस्थित हैं, रेत के कण में कौन से चार्ज है, बोल रहा हूँ मैं, ऋणावेश। तो ऋणावेश और धनावेश यहाँ पास आकर के मिला, तो यहाँ पास क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कंदन। और स्कंदन होने के कारण यहाँ पास किसका निर्माण हो जाता है, आपका डेल्टा का। इसका, डेल्टा का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। स्कंदित रेत के कण जो रहते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, आपका डेल्टा का। क्लियर है। तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है करके आएगा क्वेश्चन, एकदम फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो याद रखना कि जो रेत के कण होते हैं, नदी से आने वाले जो रेत के कण होते हैं, उसमें कौन सा चार्ज रहता है, आपका माइनस चार्ज। और समुद्र में आयनों के कारण कौन सा चार्ज बन जाता है, प्लस चार्ज। रेत के कण और इस तरह के प्लस चार्ज दोनों मिलते हैं, तो यहाँ रेत के कण जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्कंदित। क्लियर है कि नहीं। और ये विद्युत अपघट्य की तरह कार्य कर दिया। तो इस कारण मुहाने जो रहते हैं, नदी का मुहाना, शुरुआत ये वाला हिस्सा, इस पर किसका निर्माण हो जाता है, आपका डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। ये विद्युत अपघट्य की तरह काम कर रहा है ना, क्लियर है। इसकी तरह काम कर रहा है, विद्युत अपघट्य की तरह। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये जो स्कंदन था, इसी स्कंदन को समझाने के लिए, ठीक है, एक वैज्ञानिक आया था, उसका नाम था हार्डी सुलजे। क्या नाम था, हार्डी सुलजे। और उसने अपना कुछ नियम दिया, हार्डी सुलजे का नियम। हेडिंग डाल लो, हार्डी सुलजे का नियम। हार्डी सुलजे का नियम किससे रिलेटेड है, आपका स्कंदन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, स्कंदन से। स्कंदन को बताने के लिए हार्डी सुलजे ने क्या दिया, अपना नियम दिया। वो क्या बोला कि जो विद्युत अपघट्य के कण रहते हैं, पहला पॉइंट क्या बोला है, विद्युत अपघट्य के कण कोलाइड को क्या करते हैं, स्कंदित करते हैं। कोलाइड को क्या करते हैं, स्कंदित। मैं बताया था ना, मैं क्या लिया, कोलाइड कण लिया हूँ। क्या लिया था, AH2S3। और यहाँ पास क्या डाला, विद्युत अपघट्य डाला था, NaCl डाला, या फिर क्या बोला हूँ मैं, BaCl2। तो ये जो तुम्हारा विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघट्य है, वही क्या है, आपका स्कंदन कराने के लिए उत्तरदायी है। समझ आ रहा है कि नहीं। अरे दूध है, दूध में तुम लोग क्या डाले हो, नींबू। तो नींबू के कारण फटा ना दूध, तो ये जो नींबू है एक प्रकार से विद्युत अपघट्य है, ऐसा समझो ना। यानी कि ये स्कंदन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये नींबू क्या है, स्कंदन कारक है। क्या है, स्कंदन कारक। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सेम टू सेम वैसे ही तो बोल रहा हूँ, ये आपका कोलाइड है। कोलाइड में क्या डाला मैं, विद्युत अपघट्य को डाला। किसको डाला, विद्युत अपघट्य। तो वो नीचे में आकर के, ये कोलाइड कण क्या हो जाएगा, नीचे में ऐसे आकर के बैठ जाएगा और शेप बन जाएगा। तो विद्युत अपघट्य जो रहता है वो क्या करता है, कोलाइड कणों को स्कंदित करता है। क्या करता है, स्कंदित करता है। कौन बोला, हार्डी सुलजे। पहला पॉइंट ये बोला, क्लियर है ना। अच्छा, स्कंदन करने के लिए क्या होता है, कोलाइड कणों पर जो उपस्थित आवेश है, तो जो स्कंदन कारक रहेगा उसका जस्ट विपरीत आवेश वाला होता है। क्या होता है, विपरीत आवेश वाला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं कि कोलाइड कणों का स्कंदन उसके विपरीत आवेश वाले कण करते हैं, उसके विपरीत आवेश वाले कण करते हैं, विपरीत आवेश वाले कण करते हैं। जैसे कि ध्यान से समझना, इसमें कौन सा आवेश था बोला हूँ मैं, माइनस। कोलाइड में कौन सा आवेश है, माइनस। तो इसका स्कंदन कौन करेगा, जिसमें प्लस रहेगा। तो ये देखो Na में क्या चार्ज है, प्लस। Ba में कौन सा चार्ज है तुम्हारा, प्लस। समझ आ रहा है कि नहीं। तो विपरीत आवेश वाले जो कण रहते हैं वही क्या करते हैं, उसका स्कंदन करते हैं। क्लियर है कि नहीं। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, स्कंदन का जो मात्रा रहता है उसके संयोजकता के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, संयोजकता के ऊपर। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने Na+ रखा हूँ, मैग्नीशियम प्लस रखा हूँ और एल्यूमिनियम प्लस रखा हूँ। सबसे ज़्यादा संयोजकता किसका है, एल्यूमिनियम का। तो स्कंदन करने का जो क्षमता रहेगा सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, एल्यूमिनियम का। यानी कि एल्यूमिनियम का जो कम मात्रा भी लूँगा, सोडियम का मैं 10 ग्राम ले रहा हूँ और इसका मात्रा 3 ग्राम ही ले दिया, तो ये 3 ग्राम ही क्या करेगा, हमारा काम
कर देगा, क्योंकि इसमें चार्ज क्या है आपका ज़्यादा, क्या है ज़्यादा। इसी कारण देखो यहाँ Na था और BaCl2, तो मैं किसको लिया था, Ba को लिया था, क्योंकि इसमें 2+ और इसमें केवल एक सिंगल प्लस। तो हार्डी-सोल्जे का तीसरा नियम क्या बोलता है, स्कंदन का जो मात्रा रहता है वो किसके समानुपाती होता है, आपके संयोजकता के, किसके, संयोजकता के। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। जैसे वैसे ही क्लोरीन माइनस है, स्कंदन कारक मान लो माइनस चार्ज वाला है, मतलब हमारा जो क्लोराइड है वो क्या है, धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है, समझ आ रहा है। तो धनात्मक क्लोराइड है तो क्लोरीन माइनस है, SO4 2 माइनस है, और एक क्या है, PO4 3 माइनस है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा खासा कौन करेगा, स्कंदन, ये वाला करेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इसका क्या है, संयोजकता उपस्थित है। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, समझ आया ना। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका नियम, हार्डी-सोल्जे का नियम, क्लियर है। अच्छा, स्कंदन हेतु जो विद्युत अपघट्य का न्यूनतम मात्रा रहता है ना, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्कंदन मान, क्या बोलते हैं, स्कंदन मान। यानी ये जो विद्युत अपघट्य का मैं कितना मात्रा मिलाऊं कि जिससे ये क्या हो जाए, स्कंदित हो जाए, क्या हो जाए, ये स्कंदित हो जाए। मतलब ध्यान से समझना, जैसे दूध है तो दूध में मैं कितना नींबू डालूं कि वो फट जाए, ठीक है ना, वो उसका क्या कहलाता है, स्कंदन मान कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कंदन मान। और इसका मान हम लोग निकालते हैं किसमें, आपका मिलीमोल प्रति लीटर। कैसे निकालेंगे, मिलीमोल प्रति लीटर, इससे निकालते हैं मिलीमोल प्रति लीटर से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, मिलीमोल प्रति लीटर से मापते हैं, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, कोलाइड रक्षण। क्या पढ़ेंगे, कोलाइड रक्षण, हेडिंग है क्या, कोलाइड रक्षण। अच्छा, स्कंदन का कारण क्या था जी, स्कंदन का कारण क्या था, विपरीत आवेश वाला आया, विपरीत आवेश वाला आया तो एक दूसरे को क्या कर दिए, उदासीन कर दिए। क्या कर दिए, उदासीन। उदासीन होने के कारण क्या बन गया, अवक्षेप बन गया आसानी से, क्लियर है ना। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हो, ध्यान से समझना, कि जैसे कि कोलाइड कण है, तो जैसे कि ये आपका ऋण आवेश वाला था, अरे कौन सा आवेश वाला था, धन आवेश वाला। तो ऋण आवेश वाले जो कण थे उसको ये जो धन आवेश वाला कण है, ध्यान से समझना, ऋण आवेश वाले कण है ये, मान लो। तो धन आवेश वाले कण जब आए होंगे तो इसके चारों ओर क्या हो गए होंगे, अधिशोषित हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे, अधिशोषित। और अधिशोषित होकर के किसका निर्माण कर दिए, अवक्षेप का। ये फिर ऐसे हो सकता है कि ये जो धन कण थे उसका वो क्या किए, इसमें उपस्थित जो ऋण कण है उसको क्या कर लिए, अधिशोषण कर लिए होंगे। क्या कर लिए होंगे, अधिशोषण, और इसके कारण अवक्षेप बन गया होगा, क्लियर है ना। तो कारण समझ आया कि नहीं, स्कंदन का, ठीक है। स्कंदन का कारण क्या होता है कि विपरीत आवेश वाले आते हैं, विपरीत आवेश आने के कारण एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, और किसका निर्माण कर देते हैं, आपका अवक्षेप का, क्लियर है। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका था, हार्डी-सोल्जे का, किसका, हार्डी-सोल्जे का। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कोलाइड रक्षण किसे कहते हैं, क्लियर है, ध्यान समझना। तुमको उदाहरण दिया था द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। मैं बताया था कि द्रव विरोधी कोलाइड जो रहता है वो आसानी से क्या हो सकता है, उसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम अलग हो सकता है, याद है कि नहीं। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में आकर्षण बल का मान क्या होता है, कम, तो उसको क्या बोलते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड। और जब आकर्षण बल ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है, क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड है। तो इसमें मान लो मैं कोई पदार्थ को डालूंगा जो स्कंदन कारक है, मान लो कोई विद्युत अपघट्य डालूंगा, क्या डालूंगा, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य जैसे ही आएगा तो इन दोनों का परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो बंध है वो क्या हो सकता है, आसानी से अलग हो सकता है। उदाहरण देकर समझाया था, इनको तोड़ना क्या है, आसान। द्रव विरोधी कोलाइड है तो आसान है। तो इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड। और ये जो प्रक्रिया है द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने का, द्रव विरोधी कोलाइड को स्थायित्व करने के लिए, उस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कोलाइडी रक्षण। क्या बोलते हैं, कोलाइडी रक्षण, क्लियर है कि नहीं। जैसे ध्यान से समझना, ये आपका गोल्ड सॉल है, गोल्ड सॉल है, गोल्ड का कोलाइडी विलयन है। क्या है, गोल्ड का कोलाइडी विलयन, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना। ये आपका गोल्ड का कोलाइडी विलयन है। गोल्ड के कोलाइडी विलयन में मैं मान लो क्या मिलाऊंगा, NaCl। क्या मिलाऊंगा, NaCl। NaCl मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। तो अवक्षेपित होने से रोकने के लिए मैं इसको डालूंगा तो ये इसका अवक्षेपण हो जाएगा। तो इससे रोकने के लिए कि अवक्षेपण ना हो, मैं हल्का से क्या मिलाऊंगा, द्रव स्नेही कोलाइड। इसको डाल देते हैं जिलेटिन, इसको डालते हैं जिलेटिन। क्या मिला देते हैं, जिलेटिन, जिससे इसका स्कंदन हो नहीं पाता। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ध्यान से समझना, कोलाइड रक्षण क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड जो रहता है उसका स्कंदन आसानी से हो सकता है,
इसका स्कंदन रोकने के लिए जब इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाते हैं। द्रव विरोधी है, आसानी से टूट कर अलग हो सकता है, परिक्षिप्त प्रभावसार परिक्षेपण माध्यम। कौन कर सकता है, विद्युत अपघट्य के जैसे ही डालूंगा मैं कोई भी विद्युत अपघट्य आसानी से नीचे तली में आकर के वो बैठ सकता है। तो इसका स्कंदन को होने से रोकने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे तो ये जो प्रभाव अपना डालता था विद्युत अपघट्य वो अपना प्रभाव डाल नहीं पाएगा। और इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कोलाइड रक्षण। क्या बोलते हैं, कोलाइड रक्षण। यहाँ तक क्लियर है, क्या बोलते हैं, कोलाइड रक्षण। अब कोलाइड रक्षण में दो चीज़ है, एक तो होता है कोलाइड रक्षी और एक होता है कोलाइड रक्षित। कोलाइड रक्षित जिसका रक्षा किया जा रहा है, किसका रक्षा कर रहे हो, कोलाइड रक्षित। द्रव विरोधी का रक्षा कर रहे हो तुम, किसका रक्षा कर रहे हैं, द्रव विरोधी का। और यहां पास किसका, कौन रक्षा कर रहा है, कोलाइड रक्षी कौन है, कोलाइड का रक्षा कौन कर रहा है, द्रव स्नेही। कौन है, द्रव स्नेही। क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं। रक्षण क्षमता किसे कहते हैं, क्लियर है। द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन किसी भी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में आसानी से हो सकता है। इसका स्कंदन रोकने के लिए हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड को हम लोग रक्षी कोलाइड बोलते हैं, चूंकि रक्षा कर रहा है जो कि किसका, द्रव विरोधी कोलाइड का। तो द्रव विरोधी कोलाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलाइड रक्षित। जिसका रक्षा किया गया वो रक्षित होगा और जो रक्षा कर रहा है वो रक्षी होगा। क्या होगा, रक्षी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया ये। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। असल में अब इसका भी रीजन क्या है, कैसे ये ध्यान समझना। द्रव विरोधी कोलाइड के साथ ऐसा क्या क्रिया करता है द्रव स्नेही कि ये प्रभाव नहीं डालता। असल में जब द्रव विरोधी में द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाओगे तो ये इसका क्या कर लेता है, अधिशोषण। क्या कर लेता है, अधिशोषण। क्लियर, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, अधिक स्थायी हो जाता है। अस्थायी से क्या हो जाता है, स्थायी। यहाँ तक क्लियर है, समझ आए। तो यहाँ पास भी रीजन क्या मारोगे, अधिशोषण का मान बढ़ जाता है। क्लियर है, जिससे द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। समझ आया कि नहीं, इतना क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ जाऊं, ध्यान समझो। किसी द्रव विरोधी कोलाइड, जो द्रव विरोधी कोलाइड में परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, मतलब जिससे वो मिलकर के बना है, उनके मध्य में आकर्षण बल कम रहता है। जब इसमें कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं तो इसका स्कंदन आसानी से हो सकता है। स्कंदन को रोकने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड आता है तो ये जो द्रव विरोधी कोलाइड के साथ अधिशोषण कर लेता है, जिससे इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। चूंकि यहाँ पास द्रव विरोधी कोलाइड का रक्षा हो रहा है, इस कारण इसको रक्षित बोलेंगे, कोलाइड रक्षित बोलेंगे। और ये रक्षा कर रहे हैं, इस कारण इसको क्या बोलेंगे, कोलाइड रक्षी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलाइड रक्षी। क्लियर है, आगे समझ आया कि नहीं, क्लियर है। उदाहरण कैसे दिया, जैसे कि ये आपका गोल्ड सॉल्ट है, इसमें NaCl डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। तो स्कंदन होने से रोकने के लिए इसमें क्या मिला देता हूँ, जिलेटिन। क्या मिला देता हूँ, जिलेटिन। क्लियर है, सब चीज़ हो गया क्लियर। आगे बढ़ें क्या, नेक्स्ट है आपका रक्षण क्षमता। रक्षण क्षमता तो बता डाला हूँ, अभी बताया ना, कोलाइड रक्षी द्वारा, ठीक है, कोलाइड रक्षी द्वारा, ठीक है। क्या बोलना चाहिए तुम्हारा, कोलाइड रक्षी द्वारा, कोलाइड रक्षित को, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य से बचाने का जो क्या है तुम्हारा प्रक्रिया है, उसका जो क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रक्षण क्षमता। क्या बोलते हैं, रक्षण क्षमता। यानी कि रक्षी कोलाइड का द्वारा स्कंदित होने से बचाने की क्षमता, स्कंदित होने से बचाने की क्षमता, उसको क्या बोलते हैं, रक्षण क्षमता। मतलब ध्यान से समझना, ये जो द्रव स्नेही है इसका कितना कैपेसिटी है कि इस विद्युत अपघट्य से इसका रक्षा कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका द्रव स्नेही कोलाइड, सॉरी रक्षण क्षमता। क्या बोलते हैं, रक्षण क्षमता। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया रक्षण क्षमता किसे कहते हैं। आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। रक्षण क्षमता मतलब इसका कितना कैपेसिटी है कि कोई विद्युत अपघट्य आएगा तो उससे को स्कंदित करने से वो रोक सके, क्या कर सके, रोक सके। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है। रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता है तो एक नंबर दिया जाता है। रक्षण क्षमता को डील करने के लिए हम लोग एक नंबर देते हैं जिसको बोलते हैं गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या। मोस्ट टाइम पे टॉपिक, इसका परिभाषा ही याद रखना है आप। स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, रक्षण क्षमता क्या होता है,
किसी रक्षी कोलाइड द्वारा स्कंदन होने से बचाने की जो क्षमता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रक्षण क्षमता। और रक्षण क्षमता को डील किया जाता है किसके द्वारा, गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या द्वारा। अब ध्यान से समझना क्या होता है स्वर्ण संख्या। ठीक, ध्यान से समझो, मैं तुम लोगों को एकदम एक ही बार में परिभाषा याद कराऊंगा, ध्यान से समझना। परिभाषा याद करनी बहुत कठिन है और ये पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा कंझट परिभाषा एकमात्र इसी का है, गोल्ड नंबर का। ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पास क्या है 10 ml, ध्यान समझो 10 ml आपका गोल्ड सॉल है। क्या है, गोल्ड सॉल है। क्लियर है। जब मैं इसमें 1% क्या मिलाऊं, NaCl मिलाऊं। क्या मिलाऊं, 1% NaCl मिलाऊंगा। जब 1% इस 10 ml गोल्ड सॉल में, ठीक है ना, ध्यान समझना, 10 ml गोल्ड सॉल में जब 1% NaCl मिलाऊंगा तो ये क्या हो सकता है, अवक्षेपित हो सकता है। तो इसमें कितना मैं रक्षी कोलाइड मिलाऊं, और वो भी किसमें, मिलीग्राम में। उसका जो मात्रा है उसी को बोलते हैं स्वर्ण संख्या। उसी को क्या बोलते हैं, स्वर्ण संख्या। तो ध्यान समझना, ठीक है। किसी कोलाइड का स्वर्ण संख्या, किसी कोलाइड का स्वर्ण संख्या उसके रक्षी कोलाइड की, ठीक है ना। ध्यान समझना, कैसे बताऊं तुम लोगों को, एक मिनट ना, ध्यान दो। किसी कोलाइड का परिभाषा दो तरीके से दे रहा हूं ना, किसी कोलाइड का, और किसी कोलाइड मतलब गोल्ड कोलाइड है ना, 10 ml गोल्ड कोलाइड का 1% NaCl द्वारा स्कंदन होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए गए रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, स्वर्ण संख्या। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, किसी कोलाइड का गोल्ड नंबर, किसी कोलाइड का स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्रामों में वह मात्रा है, उसकी मिलीग्रामों में वह मात्रा है जो कि 10 ml गोल्ड सॉल को 1% NaCl से स्कंदन होने से बचाता है। समझ आया, ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ। 10 ml गोल्ड सॉल है, उसमें 1% NaCl डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कंदित। तो स्कंदित होने से बचाने के लिए कितना मिलीग्राम में द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाऊं या रक्षी कोलाइड को मिलाऊं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, गोल्ड नंबर। क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। समझ आया। अभी समझाया बस हूँ, अब इसको कैसे लिखना, ठीक है, ध्यान समझना। किसी कोलाइड का स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्रामों में वह मात्रा है, उसकी मिलीग्रामों में वह मात्रा है जो कि, ठीक है, 10 ml गोल्ड सॉल को 1% NaCl से स्कंदित होने से बचाता है। 10 ml गोल्ड सॉल को 1% NaCl द्वारा स्कंदित होने से बचाता है या रक्षा करता है। क्लियर है कि नहीं। गोल्ड नंबर किसे कहते हैं, क्लियर है कि नहीं जी। गोल्ड नंबर का मान जितना ज़्यादा होता है रक्षण क्षमता का मान उतना ही ज़्यादा होता है। स्वर्ण संख्या का मान जितना ज़्यादा, ठीक है ना, रक्षण क्षमता उतना ही ज़्यादा। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। ध्यान समझना, किसी कोलाइडी विलयन की, किसी कोलाइडी विलयन की, ठीक है, किसी कोलाइडी विलयन की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्रामों में वह मात्रा है, किसी कोलाइडी विलयन की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्रामों में वह मात्रा है जो कि 1% NaCl द्वारा 10 ml गोल्ड सॉल को स्कंदित होने से रोकता है या बचाता है। क्लियर है, समझ आया। और बोलूं, ये 6वां बार बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं गिन रहा हूँ मनी मन, ठीक है ना, ध्यान समझो। किसी कोलाइड विलयन की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा है जो कि 1% NaCl से 10 ml गोल्ड सॉल को स्कंदित होने से बचाता है। क्लियर है, हो गया। डायग्राम याद रखना, सब चीज़ हो जाएगा। क्लियर है, बिना डायग्राम के कुछ याद नहीं होता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। एक होता है आपका जल में तेल का पायस, और दूसरा होगा क्या, तेल में जल का पायस। तेल में जल का पायस, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं मैं, ऑयल इन वाटर, ठीक है। जल में तेल का पायस, यानी कि यहां पर जल का मात्रा क्या है, अधिक। जल का मात्रा क्या है, अधिक, और तेल का मात्रा क्या है, कम। ध्यान से समझना,
पायस एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं, द्रव। जैसे मैं उदाहरण क्या दे रहा हूँ, ठीक है, तेल है और क्या है आपका जल है। पायस दो प्रकार का बता रहा हूँ, एक तो बता रहा हूँ जल में तेल का पायस, मतलब जल का मात्रा क्या है ज़्यादा, पानी में तेल डाले हो बोल रहा हूँ, तेल में पानी डाले हो नहीं बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। पहला क्या बोल रहा हूँ, जल में तेल का पायस, यानी ऑयल इन वाटर, ओ फिर ऑब्लिक फिर क्या लिखोगे, डब्लू, क्लियर है ना। सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ, जल में तेल का पायस, मतलब तेल का जो बूंद है वो किस में वितरित है, जल में, जल में वितरित है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल में तेल का पायस। उदाहरण के लिए दूध, दूध में हल्का हल्का येलोविश पार्ट रहता है, वसा रहता है, और दूध में देखो पानी का मात्रा क्या है, ज़्यादा, और ऑयल का मात्रा क्या है आपका, कम, क्लियर है। दूसरा होता है तेल में जल का पायस, मतलब मात्रा किसका ज़्यादा है, अभी अधिक मात्रा किसका, तेल का, और जल का मात्रा आपका क्या है, कम, मक्खन या आपका घी, क्लियर है। उसमें तेल ज़्यादा रहता है और जो वाटर है उसका कंटेंट बहुत ही कम रहता है, क्लियर है। तो इसको क्या लिखेंगे, W/O, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, क्लियर है ना, और ये ऑयल इन वाटर, क्लियर है कि नहीं, समझ आया। अब ध्यान से समझना, ध्यान दो, जब दोनों द्रव को हम लोग मिलाएं और दोनों द्रव को मिला करके तेजी से क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो क्या बनता है आपका पायस। पायस के निर्माण की विधि को बोलते हैं पायसीकरण, क्या बोलते हैं, पायसीकरण, क्लियर है ना। जब दोनों द्रवों को एक साथ मिलाया जाता है और उनको तेजी के साथ हिलाया जाता है तो जो पायस जो रहता है उसका निर्माण होता है, और पायस के निर्माण की इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, पायसीकरण, क्या बोलते हैं, पायसीकरण। साथ ही इसमें स्थायी बनाने के लिए, ध्यान समझना, ठीक है, पायस को स्थायी बनाने के लिए एक तीसरा अन्य कारक मिलाते हैं स्थायी बनाने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, पायसी कारक, क्या बोलते हैं, पायसी कारक। और पायसी कारक के रूप में तुम लोगों को पता होगा उपयोग होता है अंडे का भी और आपका साबुन का भी। जैसे केक बनाते हैं, ठीक है, केक में बहुत ज़्यादा मात्रा में घी का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैदा वगैरह रहता है उसका यूज होता है, ठीक है। अब उनको जोड़ना है, पानी डालोगे, ठीक है, तो उन सबको एक साथ जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इसी नाम से एग किसको मिलाया जाता है, एग को, क्योंकि अच्छा पायसी कारक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पायसीकरण किसे कहते हैं, पायस बनाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, पायसीकरण, तथा इसको स्थायी बनाने के लिए जो तीसरा कंपाउंड मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं आपका, पायसी कारक, क्या बोलते हैं, पायसी कारक, क्लियर है ना, समझ आ रहा है। पायसी कारक जो रहता है दोनों द्रव के अंतःपृष्ठीय तनाव को क्या करता है, कम, और कम करके उसको क्या करता है, आपस में जोड़ देता है। अच्छा, विपायसी कारक किसको बोलेंगे, विपायसी कारक किसको बोलेंगे, जो पायस को तोड़ने का काम करे, क्या करे, जो पायस को तोड़ने का काम करे उसको क्या बोलेंगे, विपायसी कारक, क्या बोलोगे, विपायसी कारक, क्लियर है कि नहीं। और पायसीकरण की क्रियाविधि करके आगे किसका क्रियाविधि लिखोगे, बताया था, साबुन की क्रियाविधि, साबुन की क्रियाविधि, क्लियर है ना। तेल है उसमें और क्या है आपका, जल है, तेल है ना, अरे तेल था कपड़े में, उसको हटाने के लिए क्या डाले, जल डाले, क्लियर है। दोनों द्रव ही अवस्था में ही है और उसमें तीसरा पदार्थ क्या डाल रहे हैं, पायसी कारक के रूप में, साबुन, क्या डाले, साबुन। तो साबुन जिस तरह के काम करता है, मतलब पायसी कारक जिस तरीके से काम करता है वही तो उसका विधि होगा, क्या, यानी मिसेल संरचना का निर्माण बनाता है, वो किसका विधि है, आपका पायसी कारक का कार्य करने का विधि। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। पायसी कारक क्या होता है। अच्छा, पायस के क्या क्या गुण होते हैं, पायस की जो बूंदे होती है अधिकतर क्या होता है, पायस जो होता है अधिकतर ऋणात्मक होती है, इसकी बूंदे क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग याद करो साबुन का जब स्ट्रक्चर पढ़े थे, C17H35 COO, देखो माइनस चार्ज था। अधिकांश पायस की जो बूंदे होती है वो क्या होती है, आपका ऋणावेशित होता है। अच्छा, जो जलीय पायस होता है, ठीक है, उसमें चालकता का गुण क्या होता है, अधिक होता है। पायस जो रहता है ब्राउनी गति भी दिखाता है, टिंडल प्रभाव का भी प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो पायस के गुण भी आपको देख लेना है, क्लियर है कि नहीं। तो इन शॉर्ट आप लोगों ने मेनली कौन कौन सा गुण पढ़ा है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा फेमस गुण पढ़े ब्राउनी गति, दूसरा क्या पढ़ा, टिंडल प्रभाव, उसके बाद किसके बारे में पढ़े, वैद्युत कण संचलन, क्या पढ़े, वैद्युत कण संचलन। और उसके बाद हम लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी टॉपिक पढ़े क्या, स्कंदन या उड़न, स्कंदन या उड़न। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, स्कंदन क्षमता पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े कोलाइड रक्षण, क्या पढ़े, कोलाइड रक्षण। कोलाइड रक्षण को ही समझाने के लिए, ठीक है, क्या चला, रक्षण क्षमता।
रक्षण क्षमता को किससे शो करते हैं, बोलो मैं गोल्ड नंबर से। किससे शो करते हैं, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े, पायस। पायस किसे कहते हैं, पायस का प्रकार। पायस किसे कहते हैं, पायस का प्रकार, ये पढ़े। फिर पायस बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, पायसीकरण, वो पढ़े। उसके बाद पायसी कारक किसे कहते हैं, ये पढ़े। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, पायसी कारक, विपायसी कारक क्या है, जो पायस को क्या कर दे अलग, उसको क्या बोलते हैं, विपायसी कारक। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, पायस के गुण। क्या पढ़े, पायस के गुण। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। कोलाइड के जो आपका उपयोग है, ठीक है, बहुत सारे दवाइयों में दवाई बनाने में इसका उपयोग होता है कोलाइड का, ठीक है। सिरप बनाने में उपयोग होता है कोलाइड का उपयोग। जो तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, चिमनी रहता है ना, धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से, ठीक है, तो उसमें वैद्युत कण संचलन का उपयोग कर सकते हैं। समझ रहे हो, वैद्युत कण, जैसे कि ध्यान देना, ऐसा धुआं निकल रहे हैं, धूल के कण निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पास क्या लगा देंगे, यहाँ पास वैद्युत कण लगा, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पास इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, जो धूल निकलते रहेगा। कोलाइड कण होता है धूल, मैं बोला था, याद करो, ठीक है। जब तंत्र पढ़ रहे थे कोलाइड तंत्र, तो ये जो रहेगा उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा, और कुछ धूल के कण ही निकलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के रूप में उपयोग होता है। तो कोलाइड का बहुत सारा उपयोग है, बुक से आपको पढ़ना है, पेज नंबर 267 में है प्रबोध का। क्लियर है, तो कोलाइड के उपयोग आप लोगों को पढ़ लेना है, नॉर्मल सा उपयोग है। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। मेनली कितना टॉपिक पढ़े हम लोग, 3 टॉपिक। सबसे पहले उत्प्रेरक, दूसरा टॉपिक था कि आपका अधिशोषण, और तीसरा पढ़े सबसे जो ज़्यादा लंबा चला क्या है, कोलाइड, ठीक है। कोलाइड का गुण वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा एमपी है कोलाइड से। क्लियर है, कोलाइड का जो गुण वाला पार्ट है जिसमें ये सब पढ़ाया हूँ ना आज, ये बहुत ज़्यादा एमपी है, यानी कि स्लाइड में जितना लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा एमपी है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है पूरी तरह से कंप्लीट। लखन सिया रामचंद्र की जय, ठीक है, चलो।